everyone, welcome to the sociology class. So we have already covered emergence of rural sociology. I hope that you all have watched that video. This is the second video of this series and we are going to discuss about importance, scope and nature of rural sociology. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join if you are preparing for any sociology exam. So let us start and cover the rest of the topics under this unit. अभी हम बात करने वाले हैं रूरल सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। ओके, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसके एमर्जेंस पे कि कैसे ये इंडिया में और कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रूरल सोशोलॉजी हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। और अगर पहला वीडियो नहीं देखा है, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना, क्योंकि इस सीरीज़ में अगर स्टार्टिंग से ही मिस करोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर दैट योर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, शुरू से चीज़ों को लेके चलो, शुरू से चीज़ों को समझो। मैं यहाँ पर पहला वाला वीडियो अटैच कर दूंगी तो वो देख लेना। Okay, so now rural sociology holds immense significance in a country like India that is predominantly agrarian and majority of its population resides in villages. मतलब हमारे लिए रूरल सोशोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आज भी ज़्यादातर जो डोमिनेट करता है सेक्टर वो है एग्रीकल्चर, यानी हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, और हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है, यानी कि वो गांव में रहती है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स द फंडामेंटल बेस ऑफ द इंडियन रूरल लाइफ, यानी एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है वो फंडामेंटल है रूरल लाइफ के लिए। ओके, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी जो रूरल पॉपुलेशन है, ऐसे लोग जो विलेजेस में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे, तो उनके लिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। It not only has an economic role to play but also help in shaping moral, psychological and ideological life of rural people. यानी ये जो एग्रीकल्चर है हमारा, ये सिर्फ इकोनॉमिक रोल ही प्ले नहीं करता है, ये और भी चीज़ों में रोल प्ले करता है रूरल लाइफ की या रूरल पीपल की, जैसे कि मॉरल, साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल. But an urban bias has always been noticed among the scholars and researchers who have hitherto focused their attention on the study of phenomena and the challenges faced in urban society. बट हम देखते हैं कि जो भी हमारे थिंकर्स होते हैं, जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो ज़्यादातर अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि रूरल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, ऑल्दो देयर फोर्थ्स ऑफ सॉरी 3/4 होगा यहाँ पे शायद, ऑल्दो 3/4 ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेज अंडर द एक्यूट पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस, जबकि हमें पता है कि हमारा जो 3/4 पॉपुलेशन है, सोचो फोर्थ में से थर्ड पार्ट कितना हो गया, ये हमारा कहाँ रहता है, विलेज में। उसके बावजूद जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो अर्बन सोसाइटी पे स्टडी करें। आई थिंक इट इज़ बिकॉज इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट यू थिंक अबाउट इट। ओके, सो इतना आई होप आपको क्लियर होगा। As per general understanding, the rural society in India is considered as immobile and stagnant. जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक जो चीज़ों को लेके हमारी एक ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम सोचते हैं कि क्या विलेज लाइफ जो होती है वो स्टैगनेंट होती है, इमोबाइल होती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वेयर पीपल प्रिफर टू स्टे ऑल देयर लाइफ्स विदाउट इवन स्पेयरिंग अ थॉट फॉर माइग्रेशन, मतलब लोग सोचते भी नहीं हैं कभी बाहर निकलने का, लोग उसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, but with changing times the unique agrarian socio-economic witnessed a major transformation due to prolific impact on of British rule in India. देखो अभी हम क्या देखते हैं कि चीज़ें जैसे जैसे चेंज हुई, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोग अब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एग्रेरियन में भी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल रहा था। ओके, in the post-independent era, the implementation of the 5-year plans and the permeation of mass media facilitated in revolutionizing the rural सोसाइटी। देखो 5-year प्लान के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना समझो कि ये जो इंडिपेंडेंट, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे उसके बाद जो 5-year प्लान आया था, उसकी वजह से हमारा जो रूरल सोसाइटी है वो काफ़ी चेंज हुआ था, रेवोल्यूशनाइज हुआ था, मतलब एकदम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। Villages were earlier known as atomistic, independent, and self sufficient, and also a closed group.
देखो, विलेज को एटोमिस्टिक क्यों कहते थे? क्योंकि छोटा एरिया होता है। इंडिपेंडेंट क्यों कहते थे? क्योंकि अपनी चीज़ों के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं होते विलेज के लोग। वो खाना अपना खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, है ना? सेल्फ सफिशिएंट इसीलिए होते थे। और क्लोज्ड ग्रुप होते थे। क्लोज्ड ग्रुप मतलब कि अपनी कास्ट में ही रहते थे वो, अपनी ग्रुप्स में ही रहते थे, ज़्यादा बाहर इन्वॉल्व नहीं होते थे, ठीक है। बट विद द इन्फ्लक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज, रूरल पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम hinterlands कॉजिंग स्लम्स एंड ओवर पॉपुलेटेड सिटीज। देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, लोग रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ माइग्रेट करने लगे, मूव करने लगे, जिससे कि क्या हुआ कि सिटीज़ में स्लम्स हो गया, क्योंकि सिटी में पॉपुलेशन जो थी वो हमारी बढ़ गई। Villagers were exposed to political power through adult franchise, democracy and breezy transformation। मतलब जब हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह आया, डेमोक्रेसी आई, तो विलेजेस में पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगी। It is in this context that the rural society and the living patterns of rural folks needs to be evaluated by understanding the significance of rural sociology। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी का सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ जाता है। ओके, इट इज़ आर्ग्यूड बाय डेविड पोकॉक एंड लुई दुमो। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि इन्होंने बोला था कि देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन इंडियन रूरल लाइफ। बोथ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज आर पार्ट ऑफ लार्जर सिविलाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी बहुत से लोगों ने जो स्टडी की वो लार्जर सिविलाइजेशन की उन्होंने दोनों को अलग अलग कर कर नहीं देखा, ठीक है। और डेविड एंड पोकॉक और लुई तुमो का कहना है कि देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इंडियन रूरल लाइफ। दे आर्ग्यू दैट द अर्बन कम्युनिटी इज नथिंग बट एन एक्सपेंशन ऑफ रूरल कम्युनिटी। याद रखना, इन दोनों ने ये बोला था कि जो रूरल कम्युनिटी है वो जब एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो बन जाती है अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। बेसिकली रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। इनका कहने का मतलब है कि दोनों ही एक ही कॉइन का पार्ट हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे इनकी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, the following may be noted as the factors that have led to transformations in the Indian rural society that has necessitated the significance of discipline of rural sociology। We are going to see some important factors जिनकी वजह से हम इंडियन रूरल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे और किस तरीके से रूरल सोशोलॉजी का होना ज़रूरी हो गया, ये फैक्टर्स हमें ये बताते हैं, ठीक है। पहला है क्लास फॉर्मेशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास किस तरीके से फॉर्म हुई है रूरल सोसाइटी में, देन पावर किस तरीके से चेंज हुई है, पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट था, देन पोवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। भाई हमें पता है रूरल सोसाइटी में किस तरीके से पोवर्टी होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोग्राम्स चाहिए, उसके लिए फिर इंडियन रूरल सोशोलॉजी ज़रूरी है। देन चेंजिंग इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट डिलेमा। बहुत तेज़ी से हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उससे भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, इंडियन रूरल सोशोलॉजी। देन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है कुछ, ये हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। धीमे धीमे क्या हो रहा है कि फार्मर्स मूव कर रहे हैं अर्बन सोसाइटी में और उसकी वजह से फार्मिंग में डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर फार्मिंग में डिक्लाइन होगा, अगर हमारे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स नहीं होंगे, तो फिर हमारा एग्रीकल्चर को लॉस होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें बताती हैं कि किस तरीके से रूरल सोसाइटी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हुई है और उसकी वजह से हमें ज़रूरी है कि रूरल सोशोलॉजी जैसा डिसिप्लिन हम लेके आए, हम उसे करें। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी। धीमे धीमे चीज़ें डाइवर्स हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। होमोजेनिटी हमें देखने को अब रूरल सोसाइटी में भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि क्यों इंडियन रूरल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसकी वजह से इंडियन रूरल सोशोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी नेचर ऑफ रूरल सोशोलॉजी। देखो, हम लोग इसका नेचर जो है रूरल सोशोलॉजी का वो एज अ साइंस पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से रूरल सोशोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। पहला है साइंटिफिक मैथोडोलॉजी। देखो, रूरल सोशोलॉजी यूटिलाइजेज साइंटिफिक मैथोडोलॉजी एंड हेंस ऑल द मेथड्स यूज्ड इन रूरल सोशोलॉजी आर साइंटिफिक इन नेचर। जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं हमारे रिसर्च में, वो सारे ही साइंटिफिक मेथड होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड मतलब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, केस स्टडी करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, क्वेश्चनियर्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, साइंटिफिक हैं इन नेचर।
नेक्स्ट इज फैक्ट एक्यूमुलेशन। फैक्ट एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि रूरल सोशोलॉजी में सारी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस किया जाता है। फैक्ट्स में हमारा आ जाता है कि किस तरीके से वहाँ के लोग क्या खाना खाते हैं, या किस तरह की उनका एज स्ट्रक्चर है ना, किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो हम कलेक्ट करते हैं इसमें। इट स्टडीज रूरल सोशल रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज़ इन अ फैक्चुअल मैनर। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज़, वो हम फैक्चुअल मैनर में पढ़ते हैं। इट मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इन्वॉल्व इन देम, और उन्हीं के बेसिस पे फिर हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल दैट साइंस ग्रोज ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड। तो ये जो साइंस है ये धीमे धीमे ग्रो होती है, कैसे? जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे। सो आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। Now, third is empirism. Unlike natural sciences that carry out experiments in the closed laboratory for measurement and verification, rural sociology uses empirical method in the form of fieldwork. देखो, नेचुरल साइंसेज में क्या होता है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम उसे क्लोज लेबोरेटरी में करते हैं, लैब में करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट एज अ सोशोलॉजिस्ट, एज अ सोशल साइंस रिसर्चर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इंसानों की, सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो तो आप उसको लैब में तो नहीं लेके जा सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इम्पिरिकल मैथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, जैसे कि इंटरव्यू, क्वेश्चनएयर, ये सारे जो मैथड्स होते हैं जिसमें लैब या नेचुरल साइंस वाले जो मैथड्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। बट ये भी होते साइंटिफिक ही मेथड है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। Two of the important feature of scientific investigation are precision and accuracy. The data that is collected should reflect the exact existing situation at the time of observation. देखो, जो जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो सारा वही शो करना चाहिए जो रियलिटी में है ना। जो चीज़ सिचुएशन में है उसी को हमारा डेटा रिफ्लेक्ट करे, ऐसा हमारा डेटा होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ रूरल सोशोलॉजी नीड टू बी प्रूव ट्रू व्हेन वेरीफाइड, और इसीलिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा डेटा कुछ अलग ही बात बता रहा है बट रियलिटी में वहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही है। तो वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट होना चाहिए, सही बात होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से आप क्या समझते हो? देखो, रूरल सोशोलॉजी ऑल्सो डिस्कवर्स अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉडर्न सोसाइटी द रेट ऑफ डाइवोर्स इंक्रीजेज रैपिडली ड्यू टू फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। देखो, कॉज इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसका कुछ रीज़न होगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि रेट ऑफ डाइवोर्स जो है वो बढ़ते हैं अगर फैमिली में डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये क्या है, आपस में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। Similarly, due to swift growth of population, the rate of poverty and unemployment increases in the rural society. मतलब जैसे जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जाएगा, हमारी सोसाइटी में पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो रूरल सोशोलॉजी में भी यही चीज़ होती है जो हम पढ़ते हैं। Now, next is predictions. Eventually, on the basis of cause and effect relationship, rural sociology becomes capable of anticipating the future. Prediction का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका आइडिया लगा लेना पहले से, जिसको कहते हैं ना अनुमान लगा लेना। एंड मेक प्रिडिक्शंस कंसर्निंग सोशल रिलेशनशिप, एक्टिविटीज, इंसिडेंट्स एक्सेट्रा। यानी हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं बहुत सारा स्टडी करके कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं नेचर ऑफ रूरल सोशोलॉजी में। दस इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव एनालिसिस दैट रूरल सोशोलॉजी बाय नेचर इज साइंस। याद रखना, साइंस नेचर की अगर हम बात करें तो हमारा रूरल सोशोलॉजी एक तरह का साइंस है। क्यों, वो अभी हम लोगों ने 6 पॉइंट्स जो हैं वो पढ़े। इट पोसेसेस ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। जो भी साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारे रूरल सोशोलॉजी में भी होती हैं। हाउएवर देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द साइंटिफिक नेचर ऑफ रूरल सोशोलॉजी। सम सोशोलॉजिस्ट हैव रेज्ड देयर व्यूज अगेंस्ट द नेचर ऑफ रूरल सोशोलॉजी एज अ साइंस। पर बहुत से सोशोलॉजिस्ट ऐसे भी कहते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, रूरल सोशोलॉजी एक साइंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। Now we will talk about scope of rural sociology.
देखो यहाँ पर ना चीज़ें काफ़ी ईज़ी हैं क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन उठाई है इधर-उधर से, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि रूरल सोशियोलॉजी में होता क्या-क्या है। धीमे-धीमे करके हम लोग एडवांस टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे, तो मैं थोड़े वीडियो छोटे बनाऊँगी तब, ठीक है? ताकि मैं एक टॉपिक को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली एक वीडियो में पढ़ा सकूँ। देखो, स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना कि मास्टर्स कर लिया सोशियोलॉजी में, अब इसका स्कोप क्या है? देखो, स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ तक वो चीज़ फैली हुई है या क्या-क्या एक्स्ट्रा उसमें हो सकती हैं चीज़ें। तो स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक रूरल सोशियोलॉजी फैला हुआ है। In comparison to other social sciences, rural sociology is a novel branch of sociology and is a separate science that possesses its own subject matter and method of study. देखो, अगर हम और सोशल साइंसेस से कंपेयर करें तो रूरल सोशियोलॉजी अपने आप में एक अलग ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच हो जाती है सोशियोलॉजी की। क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में अलग साइंस है और ये अलग इसका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी चीज़ें इसमें होती हैं वो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी, ओके? इनके जो मेथड्स हैं पढ़ने के वो भी अलग हैं। नाउ बाय स्कोप ऑफ दिस डिसिप्लिन इट इज़ मेंट दैट व्हाट रूरल सोशियोलॉजी रिफर्स टू व्हाट इट स्टडीज। स्कोप से हम क्या समझते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो रूरल सोशियोलॉजी कवर करता है। टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द स्कोप, एनएल सिम्स सेज द फील्ड ऑफ रूरल, अब यहाँ पे एनएल सिम्स का नाम याद रखना और इन्होंने क्या कहा है ये भी याद रखना। द फील्ड ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एसोसिएशन एमंग पीपल लिविंग बाय और इमीडिएटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, ओपन कंट्री एंड विलेज ग्रुपिंग्स एंड ग्रुपिंग बिहेवियर्स आर इट्स कंसर्न। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रूरल सोशियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन जो कि डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। ये अभी हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दूसरे शब्दों में बोली है। According to Laurie Nelson, the scope of rural sociology is the description and analysis of progress of various groups as they exist in rural environment. अब यहाँ पर इन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, ठीक है? इन्होंने कहा है कि जो रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम रूरल एनवायरनमेंट के अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी करते हैं और उनके प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है? द स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी में बी क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अभी आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है? सारे टर्म्स को मैंने एक एक स्लाइड में डाला है तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन कि रूरल सोशियोलॉजी के स्कोप में क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है रूरल सोसाइटी। ऑफ कोर्स बिकॉज वी नो दैट रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रूरल society, ठीक है? Apart from studying the rural society, rural sociology also studies its nature and primary components from the structural and functional stances। यानी रूरल सोशियोलॉजी में रूरल सोसाइटी के अलावा उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी चीज़ है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है? द मोस्ट क्रूशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज टू स्टडी रूरल सोशल लाइफ। याद रखना रूरल सोशियोलॉजी में जो सबसे मेन बात है वो है स्टडी ऑफ रूरल सोशल लाइफ, यानी रूरल मीन्स विलेजेस एंड विलेजेस की जो सोशल लाइफ है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है? Rural social life encompasses the behavior patterns, web of relationships, social interaction, standard of living, socio-economic conditions of rural people। यानी किस तरह का उनका बिहेवियर होता है, किस तरह के रिलेशंस होते हैं, सोशल इंटरेक्शन, 4-5 लोग मिलके आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह का उनका लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मीन्स वहाँ की सोशल, वहाँ की इकोनॉमिक्स कैसी है। Therefore, the scope of rural sociology expands where the बाउंड्री ऑफ रूरल सोसाइटी इज एक्सपेंडेड। यानी जितना ज़्यादा रूरल सोसाइटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा रूरल सोशियोलॉजी का भी स्कोप बढ़ेगा। Now, next is rural population. The population residing in geographical rural area is the basic essence of rural sociology। मतलब वो population जो rural areas में रहती है वो main चीज़ है rural sociology में जिनको हम पढ़ते हैं। The discipline studies the nature, characteristics, size, density, distribution of rural population। तो इतनी चीज़ें हैं जो हम rural population की पढ़ते हैं। Rural sociology aims at the study of factors of growth of population। क्यों हमारी जो population है वो बढ़ रही है, क्या ईवल इफेक्ट्स हैं उसके, है ना? रूरल अर्बन माइग्रेशन कैसे हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल पैटर्न्स, प्रिवेलिंग कस्टम्स एंड फोकलोज दैट डोमिनेट द डे टू डे लाइव्स ऑफ रूरल
पॉपुलेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूरल पॉपुलेशन का डे टू डे बिहेवियर कैसा होता है, डे टू डे हैबिट्स क्या होती हैं, है ना, क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं रूरल सोशोलॉजी में। ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन पे भी स्कोप डिपेंड करता है हमारी रूरल सोशोलॉजी का। ना इसी तरीके से कुछ कुछ टर्म्स हैं, ये बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो कम्युनिटी क्या होती है भाई, रूरल मान लो कोई एक विलेज है, रूरल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बड़े से विलेज में भी कुछ कुछ कम्युनिटीज़ होंगी जो डिवाइडेड होंगी, तो उन कम्युनिटीज़ को भी हम पढ़ते हैं और वो भी हमारे रूरल सोशोलॉजी के स्कोप में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ना, जब मैं दूंगी आपको पीडीएफ तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पर्सनल मैसेज करके या कमेंट में पूछ सकते हो। देखो नेक्स्ट इज रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, तो ये भी हमारा आ जाता है स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी में। ठीक है, इसे भी पढ़ना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट इज रूरल रिलीजन, किस तरह का रिलीजन होता है, ये भी हम पढ़ते हैं रूरल सोशोलॉजी में। देन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, और इकोनॉमी में जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि रूरल इकोनॉमी इज फोकस्ड मेजरली ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो इसको भी स्टडी करते हैं हम इसमें। एंड नेक्स्ट इज रूरल कल्चर। हमारा रूरल कल्चर कैसा है, अर्बन से उसे ज़्यादातर कंपेयर करके भी पढ़ा जाता है। ठीक है, देन रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। भाई विलेजेस सोशल प्रॉब्लम्स तो सबको ही पता है किस तरीके की होती हैं। देखो यहाँ पे कुछ मेंशन है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलिटरेसी, कास्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विलेजेस की, रूरल विलेजेस की। ठीक है, अनटचेबिलिटी, तो इन सबको भी हम रूरल सोशोलॉजी में ही पढ़ते हैं और इनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूरल सोशोलॉजी बुक्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं पर नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आएंगे। ओके, so that's it for today guys. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology student. If you are watching me for the first time, don't forget to watch the previous video on this series. इसके अलावा playlist में जाके भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने manage कर रखा है content. And this is the Telegram channel that you have to join if you are preparing for any sociology exam. This is my personal Telegram. कोई भी डाउट हो, कोई भी सोशोलॉजिकल रिलेटेड क्वेरी हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।